वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यहाँ पर, एक असफलता से दूसरी असफलता तक बिना उत्साह खोए प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। देखिए यहां पर अगर आप लोग दो टर्म देखिए, यहां पर बोला गया है एक असफलता से दूसरी असफलता तक। तो इसका मतलब यह है कि लाइफ में अगर कोई भी आज के दिन में कुछ है ना, किसी पोजीशन पर पहुंचा है ना, वो असफलताओं को फेस करते हुआ पहुंचा है, पर लेकिन उसकी असफलता जो है वो बेकार नहीं गई। उसने उस असफलताओं, जिनको आप लोग असफलता बोलते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखा और चीजों को लेकर आगे बढ़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं असफलता को लेकर बैठ जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं, पर लेकिन जो रियलिटी में अपने गोल को अचीव करते हैं वो कभी रोने नहीं बैठते हैं। वो उस असफलता से कुछ सीखते हैं और उसको सफलता में कन्वर्ट करने का अपने अंदर बूता रखते हैं। अगर लाइफ में ये वाली चीज आप लोगों ने एक बार पकड़ना सीख ली कि यार असफलता हो रही है, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये कोई कमी है, इसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये वाला जज्बा अगर एक बार अंदर आना स्टार्ट हो गया, कोई रोक ही नहीं सकता यार आप लोगों को सफल होने से। बस यही एक चीज है जो आप लोगों को डेवलप करनी है। जिस दिन डेवलप हो गई तो उस दिन जो सफलता है वो आप लोगों के पैर चूमेगी आकर। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। आप लोग अगर कंटिन्यू लास्ट तक अच्छे से बने रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो आज आप लोग यहां पर सीख कर जाने वाले हैं, और इसी के साथ में आप लोगों का जो माइंड लेवल है वो भी आप लोगों को डेवलप होता हुआ नजर आएगा, यानी कि पहले से बेटर पर्सन आप लोग बनते हुए नजर आएंगे। तो प्रोडक्टिव वे में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है पढ़ाई की क्या होती है? पढ़ाई ऐसा नहीं कि बस एग्जाम क्लियर करने के लिए ही पढ़ा जाता है। अगर लाइफ में आप लोग सही तरीके से अगर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, लाइफ में आप लोग एक बेटर पर्सन भी बनोगे, एक बेटर सिटीजन भी, एक बेटर सिटीजनशिप भी, एक तरीके से बेटर सिटीजन भी आप लोग बनोगे। यार हद हो गई, ये खांसी जाने का नाम ले रही है। इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया जितना आज ये खांसी कर रही है मुझसे पिछले एक हफ्ते से। छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ है जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जब लेक्चर होता है उस टाइम पे कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है हरकतें मुझे। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विजेस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर जो है इसका पता चलेगा वीडियो के अंदर। बात की जा रही है यहाँ पर VGFSYN, ये क्या है? बोला गया इसका जो मेन एम है यहाँ पर, बोला गया कि कंट्री में से जो हंगर है यानी कि भुखमरी है, मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसका बेसिक टारगेट ये है। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इंडिया की कौन सी रैंक है 107 कंट्री में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2020 का था, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी बोला गया कि 30% को यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की रैंक पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर किसके थ्रू पहुंचाया जा रहा है, ये टर्म क्या है, ये शब्द क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है, इसके बारे में डिस्कस भी हम लोग करेंगे। बात करें अभी यहाँ पर 15 जो बॉन्डेड लेबर है यहाँ पर उनको अभी छुड़ाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कहां से है? यह गोना डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के अंदर है? किस राज्य के अंदर है, ये आप लोगों को बताना है। और ये बॉन्डेड लेबर क्या होता है इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली क्लैरिटी आए। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया का ओब्लिगेशन एक तरीके से कि हम लोगों को कब तक ये खत्म करना है, जो कि मॉडर्न स्लेवरी है एक तरीके से। स्लेवरी क्या होती है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 8.7 गोल पर बात की जाती है यहाँ पर कि एंड करना है फोर्स लेबर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर, इसके बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। अगर क्वेश्चन भी न बने तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के बारे में बात की गई, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो लड़ाई होती है उसको सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है। टैक्स पेयर के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, टैक्स डिस्प्यूट, टैक्स को लेकर जो लड़ाई रहती है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर एक तरीके से कमर्शियल ऑक्शन कोल माइंस का, ठीक है, जो रिवेन्यू शेयर बेसिस के ऊपर, जिसको यहाँ पर ये NCI क्या है इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग को बतानी है। इंडिया के द्वारा फर्स्ट एवर जो डीजल ट्रैक्टर है उसको कन्वर्ट किया गया CNG में, ट्रैक्टर को CNG में कन्वर्ट किया गया। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए, देखता हूं सही देते हैं क्या आप लोग। कौन सी मिनिस्ट्री? अच्छा आप लोग ये बताइए। चलिए
जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक डिजिटल ट्रैक्टर को, यहाँ डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट किया गया सीएनजी के अंदर। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो आइए अब स्ट्रेटजी के तरीके से पूरा पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, काफी अच्छे से एक एक न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। आइए तो इंटरनेशनल न्यूज के साथ में आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के साथ में। बात की जा रही है यहां पर फूड सिस्टम के बारे में। देखिए, एक साइड में है हमारे किसान जैसे कि फूड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी साइड में पूरी जनता है, पूरी कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है जहां तक जो खाना पहुंचता है। पर लेकिन इसके बीच में कई सारी गड़बड़ी देखने को मिलती है जब खाना उगाया जाता है और खाना पहुंचाने के बीच में। कई बार जो खाना है वो अप टू द मार्क लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड फूड जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके द्वारा अभी एक वॉलेंट्री यानी कि अपने आप ही यहां पर वॉलेंट्री गाइडलाइन ऑन फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन ये यहां पर देखने को मिली, जिसका पर्पज क्या है, एम है जिसका कि किस तरीके से मिटा सकते हैं भुखमरी और जो कुपोषण के शिकार हैं उसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, और ये फूड सिस्टम को अप्रोच कर यानी कि फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी यहां पर जो कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड जो सिक्योरिटी है इसका 47वां सेशन यहां पर देखने को मिला। तो इसके चलते हाईलाइट की गई क्या क्या कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल जो इंटरलिंकेज है यहां पर कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम और इसी के साथ में हेल्थी डाइट के, यानी कि एक अच्छी डाइट मिले और सस्टेनेबल फूड सिस्टम होना चाहिए, उसके बीच में एक लिंक आप लोग को देखने को मिलेगा कि तो इसके चलते यहां पर जो फूड सिस्टम है उसमें बात की जाती है जो वेब ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, स्टोरेज कैसे किया जा रहा है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, मार्केट तक कैसे पहुंच रहा है, मार्केट में पहुंचने के बाद भी क्या लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या लोगों की परचेज की पावर के अंदर है, यहाँ पर कंज्यूम करने लायक है। इसी के साथ में फूड लॉस देखने को मिलता है, वेस्टेज देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें होती है इंक्लूड करती है सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट आउटपुट के ऊपर। देखिए होता क्या है, अगर ढंग से आप लोग देखिएगा, देखिए अगर खेतों में जो भी सामान उगाया जा रहा है अगर वो पर्टिकुलर पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि खाना उस एरिया में होना चाहिए। दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल है पर लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, ऐसी जगह रखा हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर खाना तो है पर लेकिन भूखे हैं लोग तमिलनाडु के अंदर में और खाना रखा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए, तो अवेलेबल होना चाहिए और फिर एक्सेसिबल यहां पर होना चाहिए, आसानी से उनको मिल सके और अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कि खाना तो है पर लेकिन दिया जा रहा है उसको 5 लाख रुपए पर केजी, ठीक है, तो ऐसे थोड़े ना लोग खा पाएंगे, तो उसको अफोर्डेबल भी होना चाहिए ताकि वो खरीद सके। अगर 3A प्रॉपर वे में अवेलेबल करा दी जाए तो फिर काफी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल जाते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो गाइडलाइन है यहाँ पर यूएन का जो डिकेड ऑफ एक्शन न्यूट्रिशन है जिसमें इन्होंने स्टार्ट किया था 2016 से लेकर 2025 तक, तो इसमें बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है वो जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं। तो यूएन का जो डेकेड ऑफ एक्शन है न्यूट्रिशन, इसको याद रखना आप लोग, ये 2016 से लेके 2025 तक है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का जो डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन कब से कब तक है, तो 2016 से लेके 2025 तक का है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जीरो हंगर के बारे में बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पहला है यहां पर ये बात करता है गरीबी को मिटाने की, और दूसरा भुखमरी को मिटाने की, तीसरा अच्छी एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करता है। तो पहले तो 2 गोल हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का काम करते हैं। अगर ह्यूमन को सही तरीके से ये कैपिटल बनाना है तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसकी हेल्थ और एक तरीके से गरीबी दूर होनी चाहिए, और ये भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो भुखमरी और गरीबी से दूर हटकर एक तरीके से अगर काम किया जाए और फिर यहां पर एजुकेशन आप लोगों को अच्छी प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की अगर बात करें आप लोग, किसी पर्टिकुलर पर्सन अगर गरीब नहीं होगा तो अच्छी हेल्थ एजुकेशन देखने को मिलेगी, भुखमरी नहीं होगी तो भी अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। पता चला खाने के चक्कर में पूरे दिन उसको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को लगता है वो इंसान कभी पढ़ पाएगा, तो ये चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दूसरा है ये जीरो हंगर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाती है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, कि जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको प्रॉपर वे में खाना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो ये फोकस किया जाता है, क्योंकि जो सबसे गरीब तबका है सोसाइटी का उन तक खाना पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके चलते क्या क्या जो प्लानिंग है, क्या क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, तो ये एरिया होना चाहिए। कमेटी ऑन जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में अगर बात करें, ये कोशिश ये करती है कि एक तरीके से इंक्लूसिव इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर यानी कि खाना उगाने वाले, खाना बनाने वाले, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले,
सारे साथ में आए, ताकि जो सिक्योरिटी है और जो न्यूट्रिशन है उसको ढंग से प्रोवाइड कराया जा सके। और हमारी कंट्री इंडिया के अंदर ये 94th यानी कि 94 रैंक है 107 कंट्री में से, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर कहने का मतलब यह कि बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो भुखमरी का शिकार आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर पर काम करते हैं। तो ये 3 डायमेंशन कौन सी है? 3 डायमेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनएडुकेट फूड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर इनएडुकेट फूड सप्लाई है जिसकी वजह से भुखमरी होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो बच्चों की जान जाती है, और चाइल्ड अंडर नरिशमेंट जिसको वेस्टिंग और इंटेस्टिंग में जो यहाँ पर स्टंटिंग में डिवाइड किया गया है। तो ये सारा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर जो हमारी रैंक है इसके द्वारा जो तैयार की जाती है वो 94 रैंक है 2020 में। याद रखिएगा 14% जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिशमेंट है, जिनको खाना ठीक से नहीं मिल पाता है। 34% जो चिल्ड्रन है एज के वो स्टंटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्टंटेड। और इसी के साथ में 20% जो सफर कर रहे हैं वो वेस्टिंग के साथ में, और 51.4% वुमेन जो है वो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो 15 से लेके 49 तक है वो एनीमिक है, यानी कि उनके अंदर खून की कमी है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं चीजों का। बाकी जो कुछ शब्द यूज किए गए जैसे कि यहां पर स्टंटेड मैंने यूज किया है। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, जितनी एज हो गई है उतने हिसाब से हाइट नहीं है बच्चे की, तो इसको स्टंटेड बोलेंगे। वेस्टेड का क्या मतलब है? लो वेट रह गया है हाइट के हिसाब से, हाइट तो ज्यादा हो गई है पर वेट कम रह गया है। और अंडरवेट क्या होता है? अंडरवेट होता है लो वेट रह गया एज के हिसाब से। जब एज के हिसाब से वेट देखते हैं तो ये लो देखने को मिलेगा। नॉर्मल क्या है? सही हाइट है, सही एज है, सही वेट है, तो ये नॉर्मल बच्चा देखने को मिलेगा। तो कई सारी जो कुपोषण होते हैं, मैलन्यूट्रिशन के जो शिकार बच्चे होते हैं, कहीं वेस्टेड, कहीं स्टंटेड और कहीं अंडरवेट आप लोगों को नजर आएंगे। तो यही बातें यहां पर समझाई गई है जो वेस्टेड और इंटरेस्टेड में। तो कोई भी डिफरेंस आप लोग, कोई भी जो डाउट हो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और डिफरेंस एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है नेशनल न्यूज के बारे में। नेशनल न्यूज जो है वो क्या निकल कर आ रही है? ये है लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्री होता क्या है? लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तरीके से आप लोग देखिए आज के दिन में जो यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, तो अभी जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद में आप लोग फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में आप लोग का जो प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आप लोग का जो फाइनल मेरिट तैयार होगी। एक तो वो वाला तरीका हो गया। पर लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है यहां से जो आप लोग जाएंगे चुनकर, वो जर्नलिस्ट टाइप के लोग जाएंगे। लेटरल एंट्री का मतलब है कि एक स्पेशलिस्ट को लेकर जाना, यानी कि मान लीजिए रेवेन्यू के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, या जो फाइनेंस सर्विसेज के इकोनॉमिक जो अफेयर है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन है, या फिर दूसरा कोई इन्वायरमेंट, शिपिंग, फॉरेस्ट, या किसी भी ऐसे फील्ड में जो कि एक बहुत लार्ज स्केल पर एक्सपर्टीज उसके हाथ में हो। ऐसा नहीं है कि वो यहां पर सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है बैठकर कि हाँ जैसे तैसे सारे कवर करने हैं। उसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर पूरी एक्सपर्टीज हो, उसको यूज किया जा सके उसका जो एक्सपर्टीज है, तो उसके लिए लेटरल एंट्री का यहां पर इजाद किया गया। तो यूपीएससी के द्वारा यहां पर अभी 30 पोस्ट निकाली गई है लेटरल अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि स्पेशलिस्ट होंगे, अपने अपने फील्ड के महारथी आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर अगर लेटरल एंट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, क्या क्या इश्यू है इसके साथ में, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगर कल को कुछ लिखने के लिए आता है तो माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए लेटरल एंट्री से रिलेटेड। सबसे पहले बात की जा रही है जो लोग होंगे यहां पर वो एक्सपर्ट होंगे और स्पेशलिस्ट होंगे अपने डोमेन ऑफ नॉलेज के, यानी कि जिस एरिया में वो काम करते हैं उसके वो महारथी होंगे। तो इसके चलते यहां पर वो डे बाय डे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंज है वो उसका यहां पर उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। पहली स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा बोला गया लेटरल एंट्री जो है वो हेल्प करेगी जो भी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज जो आईएएस ऑफिसर की चल रही है सेंटर के लेवल पर, जो काफी ज्यादा कमी रहती है आईएएस ऑफिसर की, तो उसको पूरा कर पाएगी यहां पर ये लेटरल एंट्री। तीसरा बोला गया यहां पर जो वैल्यू जो आज के दिन में अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें, इफिशिएंसी के बारे में बात करें, इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये सारी चीजें मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कल्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें काफी अच्छे से फोकस करके चली जाती है। तो इकोनॉमिक इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आप लोग को देखने को मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, जब लेटरल एंट्री से बाहर से डायरेक्ट लोगों की एंट्री इसके अंदर देखने को मिलेगी। तीसरा जो नेक्स्ट यहां पर चौथा बोला गया ये कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस भी सुधरेगा यहां पर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है गवर्नेंस जो है वो मोर पार्टिसिपेटरी बनेगी, तो मल्टी सेक्टर एंडेवर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो एक तरीके से एक नॉन प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी के तौर पर पार्टिसिपेट करा है गवर्नेंस प्रोसीजर में, तो और ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन चीजों का आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है 3 साल से 5 साल तक का, तो 3 साल से 5 साल तक तभी होगा अगर ढंग से काम किया जाएगा, वरना उसको हटाया भी जा सकता है। और जिस इंसान के सर पर ऐसी तलवार नाचती रहे कि उसको हटाया भी जा सकता है, वो इफेक्टिवली काम करेगा
ना कि जो एक बार आईएएस आईपीएस या फिर जो दूसरी जो पोस्ट पर चला गया तो वहां पर उसको लगता है कि बस गवर्नमेंट के जो है एक तरीके से पोस्ट पर आ गए, अब अपने हिसाब से एंजॉय करो। तो कई बार एक तरीके से कोताही देखने को मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए लेटरल एंट्री को सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब कमियां क्या है यहाँ पर, ये तो मैंने अच्छा ही गिना दी। अब कमियों के बारे में बात करते हैं, इशू के बारे में। इशू जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सेलेक्ट किया जाए सही लोगों को। ऐसा ना हो कि पता चला वहां पर भाई भतीजा बात चल रहा है और सबको वहां पर जो बिना ट्रांसपेरेंट मैनर के ऐसे ऐसे लोगों को ले जाकर बैठा लिया वहां पर, तो फिर वो और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो ये होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि गवर्नमेंट का और जो प्राइवेट का जो काम करने का तरीका है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट में एक अलग तरीके से काम किया जाता है, प्राइवेट में अलग तरीके से। तो जो नया बंदा प्राइवेट से आप लोग लेकर आओगे वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है ना दे, क्योंकि उसने अब तक जो काम किया है वो किया है गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट के अंडर में काम किया है। तो ग्राउंड लेवल पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हो सकता है कि इंसान न समझ पाए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर। ठीक है, इसी के साथ में जो फंक्शनिंग है यहाँ पर गवर्नमेंट की, वो कई सारी लिमिटेशन रहती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है, वो इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि जो भी आइडियाज हैं लेकर आओ, कैसे कैसे काम किया जा सकता है उस तरीके से लेकर चलते हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। गवर्नमेंट में तो बोल देते हैं भैया ऐसा करो और तुम ऐसा ही करना पड़ेगा तुमको, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इसको और ज्यादा टफ बना देती है गवर्नमेंट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर की जो अप्रोच है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो छोड़कर भाग जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रहता है, ये आप लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनका मतलब नहीं है प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इंसानों तक सर्विस पहुंचनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर का फंडा यहां पर है, तो ये एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ट्रांजिशन है प्राइवेट सेक्टर से जो गवर्नमेंट में पर्सन आ रहा है, तो उसको ये चीजें टफ नजर आएंगी थोड़ी सी। इसी के साथ में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सिविल सर्वेंट जो है ऑलरेडी जो अवेलेबल है गवर्नमेंट के अंदर में, तो वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई इस तरीके की एंट्री देखने को मिले, यहीं से ही प्रमोशन होकर जो इस पोस्ट तक पहुंचना चाहिए। पर लेकिन बाहर से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है तो एक तरीके से वो यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑफिसर है उसकी वजह से डिमोटिवेट होते हुए नजर आते हैं, जब यहाँ पर बाहर से लाकर कोई सर पर ऐसे बैठा दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है एक तरीके से अगर बात करें, ये एक और नया पॉइंट है यहाँ पर आज के दिन में, अगर प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। हो सकता है जो पर्टिकुलर पर्सन हो वो जिस फील्ड में काम करने के लिए आया हो उसमें बाहर उसका कोई यार दोस्त रिश्तेदार जो है ऑलरेडी काम कर रहा हो, तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए अपना जो अपनी पावर जो है उसका मिसयूज किया जा सकता है। उसको पता है कि ज्यादा लंबे समय तक रहना भी नहीं है, एक दो तीन साल तक रहना है, तो हो सकता है कि वो उसका नेगेटिव मिसयूज करके भी निकल जाए। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें ओनली टॉप लेवल पर पॉलिसी मेकिंग पोजीशन पर आप लोग उनको ले जाकर बैठा देते हो, तो ग्राउंड लेवल पर जो सही एक ग्राउंड जो एक तरीके से वो नहीं कहते कि कमांड होती है, वो वाली उनको देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को, जो सही तरीके से पर्टिकुलर पर्सन सीख कर आता है। आज के दिन में अगर बात कीजिए, कई सारी ऐसी कंट्री है वहां पर ऑफिसर लेवल पर पर्सन को लेती नहीं है, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर पर्सन को लेती है और उसके बाद में उनको बढ़ाते चले जाते हैं ताकि उसको सब लेवल की अच्छे से नॉलेज रहे। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मैंने अभी आप लोग गिनवाई। तो कल को अगर लिखने के लिए भी कुछ आता है लेटरल एंट्री के बारे में तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है, लेटरल एंट्री सही है या फिर गलत है, ये सारा सुनने के बाद में आप लोगों को क्या भावनाएं हैं लेटरल एंट्री को लेकर, क्या ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बताइए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुननी है। ये स्टेट के बारे में बात की जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जो बाउंडेड लेबर है उनको छुड़ाया गया, जिनको बंधुआ मजदूर आप लोग बोलते हैं, अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और कहां से, ये है यहाँ पर गोना, जो मध्य प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वहां से। तो ये जो है बेसिकली इनह्यूमन ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था जो इनसे सर्विस ले रहा था वो पर्टिकुलर पर्सन। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को समझने के लिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। अभी आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें जो काफूर रहता है, ठीक है, तो वो पर्सन जो रहता है वो स्लेव रहता है। स्लेव का मतलब क्या होता है, स्लेव का मतलब होता है कि उसको सैलरी नहीं दी जाती है, उसको खरीदा जाता है। तो जब इंसानों को भी जानवरों की तरीके से मार्केट से खरीदा जाता है और अपना स्लेव बना लिया जाता है, तो वो पूरी जिंदगी काम करता है वहां पर, उसका पर्टिकुलर नौकर बनकर, स्लेव बनकर, उसको सैलरी देने की जरूरत नहीं होती है। खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह और खाने पीने के लिए खाना दिया जाता है। पर लेकिन जो बंधुआ मजदूर है वो थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बाउंडेड लेबर बोलते हैं। बाउंडेड लेबर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इतना सारा लोन दे दिया और वो भी इतना महंगा दे दिया जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर उसको जॉब पर लग लिया, अब यहाँ पर वो जॉब कही जा रहा है वहां पर बहुत ही कम पैसे में, तो वो लोन उसका कभी उतरता नहीं है, तो वो बंधुआ मजदूर बन जाता है, वहीं पर ही काम करते रहता है, अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर ही बिता देता है। इवन आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही काम करते हुए निकाल देती है। तो इस तरह की कंडीशन, जिनको इनह्यूमन कंडीशन आप लोग बोलते हैं, हमारी कंट्री में भी कई एरिया में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो बात की जा रही है कि जो बाउंडेड लेबर है यहाँ पर वो प्रैक्टिस की जा रही है अभी, तो उसके चाहते आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जब इंटरप्रिटेशन किया गया बाउंडेड लेबर का, तो उनके द्वारा मिल गया कि पेमेंट जो होती है
वो जो आज के डेट में एक लीगल पेमेंट है, जो मिनिमम पेमेंट, जो मिनिमम वेज वाला सिस्टम है, उससे काफी कम दी जाती है। बस इंसान को जैसे तैसे करके वहां पर लगाए रखते हैं, डरा धमकाकर, ताकि वो छोड़कर ना जाए। तो ये खासकर जो गांव वाले एरिया में तो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता था। पहले जो डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी हुआ करती थी, यानी कि जिसको आज नीचे जो उन्होंने निचली कम्युनिटी जो है, वो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास में काम किया करती थी, जो भी यहाँ पर जमीन के साहूकार थे, और वहां पर अपनी जिंदगी पूरी वहीं पर ही बिता देते थे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो बाउंडेड लेबर जो है आज के डेट में गांव और शहर में कई जगह देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि भट्टे वाला एरिया हो गया, या फिर जहां पर स्टोन कैरिंग की जाती है, कोयले की माइनिंग की जाती है, एग्रीकल्चर में जो खेती में लोगों की जो जरूरत होती है, डोमेस्टिक के लिए कई सारी और चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ में सेक्सुअल स्लेवरी भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से खरीद लिया मार्केट से किसी औरत को जाकर और फिर उसको सेक्स स्लेव बना रखा है। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारा जो माहौल है, ये इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, इंसानों को इनह्यूमन प्रैक्टिस यहां पर देखने को आप लोगों को मिलती है। अगर बात करें यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो 8वां गोल है, वो यहां पर बात करता है कि इसको खत्म कर दो, किसको एंड कर दो। यहां पर जो इस तरीके का फोर्स लेबर है, अपने हिसाब से कोई पर्सन काम करे तो वही काम करे, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना आप लोगों को, इंसानों की खरीद फरोख्त जो होती है, यानी कि इंसानों को खरीदा और जो बेचा जाता है, और चाइल्ड लेबर को भी खत्म करना है। तो ये कौन बोल रहे हैं यहां पर? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां बोल रहा है। 8वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलते हैं कि डिसेंट वर्क होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जबरदस्ती बिठाकर काम करवा रहे हो, एक डिसेंट इन्वायरमेंट, यानी कि एक अच्छा माहौल होना चाहिए जिसमें इंसान जो है वो काम कर सके, ऐसा माहौल होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो अबोलिश करने की बात करता है जो फोर्स लेबर कन्वेंशन है 1957, जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाइड भी हम लोगों ने कर रखा है। तो ये भी समझना पड़ेगा। इंडिया के बारे में अगर बात करें आज के डेट में, तो हमारी जो रैंक है 167 कंट्री में से 53 है हमारी कंट्री की रैंक, जब हम लोग बात करते हैं जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अंदर में। अगर अपने संविधान के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, पार्ट 3 के अंदर में। और फंडामेंटल राइट के बाद में आप लोगों को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेंगे, तो ये पार्ट 4 में आप लोगों को नजर आएंगे। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आर्टिकल जो 23 है यहां पर, ये बात करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। तो जो ये अभी मध्य प्रदेश का केस देखने को मिला है, ये आर्टिकल 23 का शिकार यहां पर है। आर्टिकल 24 क्या करता है, ये बच्चों को रोकता है कि बच्चों के द्वारा चाइल्ड लेबर आप लोगों को नहीं करानी है, खासकर जो बिलो 14 है, ताकि फैक्ट्री वगैरह में आप लोगों को काम नहीं कराना है, प्रोहिबिट करना है। तो चाइल्ड लेबर के रोकने के बारे में बात करता है ये पर्टिकुलर, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या काम करता है, ये बोलता है बेसिकली स्टेट को कि हेल्दी और इसके साथ में स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड द वुमेन को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ताकि अब्यूजिव इन्वायरमेंट न देखने को मिले, कोई फोर्सफुली उनसे कोई काम न करवाए, ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिले। तो इसके बारे में बात करता है। तो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि एक ऐसा अच्छा माहौल बनाकर आप लोगों को रखना है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। तो चाइल्ड लेबर तो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ये तो हर तरीके से यहां पर खराब है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे जो है वही फ्यूचर होता है किसी भी कंट्री का। अगर बच्चों को ही इस तरीके से नरक में धकेला जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, काफी इंटरेस्टिंग और प्यारी न्यूज है यहाँ पर। ये बात की जा रही है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा अभी बोला गया है फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, अपील जो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर कोई टैक्स का डिस्प्यूट का मामला सामने निकल कर आता है। तो यानी कि दो पर्सन के बीच में अगर टैक्स का कोई मैटर निकल कर आता है तो वहां पर पर्सन को अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो यहां पर डिस्प्यूट के बारे में बात करें, यानी कि लड़ाई के बारे में बात करें जो टैक्स से रिलेटेड मैटर है, तो 11 लाख करोड़ के करीब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019 में के एंड में देखने को मिला, जो कि 23% ये यहां पर ओवर ए ईयर एगो था यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मैटर को काफी लार्ज स्केल पर आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में। जो टैक्स लिटिगेशन है, द रिजोल्यूशन टाइम अगर आप लोगों को बात की जाए तो वेरी हाई नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, कि लोग जो है वो अपने मैटर लेकर जाते हैं कोर्ट में। आप लोग जाते हैं ना कई बार कि ये मैटर हो गया यार, कोर्ट में चलते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर ये है कि जिसके चलते आप लोग यहां पर ये जाते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में देखकर अपना टैक्स का जो भी मैटर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहां पर फॉर्मुलेट किया गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जो कि यहां पर क्विक जो टैक्स पेयर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसका सॉल्यूशन निकालती है। समझते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अगस्त 2020 में बोला गया था कि 3 की स्ट्रक्चर टैक्स रिफॉर्म वो लेकर आएंगे। ट्रांसपेरेंसी टैक्सेशन सिस्टम में ओनर दिया जाएगा जो भी आज के डेट में जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, और फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो फेसलेस या फिर आप लोग बोल सकते हैं फेसलेस अपील या टैक्स पेयर चार्टर तैयार किया जाएगा,
जिसके चलते जो अच्छा से टैक्स पे कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा और जो टैक्स में चोरी वगैरह कर रहे हैं उनको लतियाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फेसलेस असेसमेंट जो है यहां पर ये रिमूव करता है कि फिजिकली आप लोगों को प्रेजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आप लोगों का असेसमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जो बीच में ऑफिशियल जो है ना वो पैसा खाते हैं उनको बीच में से हटाया जाएगा। तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि फेसलेस जो रैंडम असेसमेंट से 50,000 के करीब जो डिस्प्यूट जो है वो सेटल किए जा चुके हैं। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये काफी अच्छा है, एक तरीके से बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता है जो कि अपने फायदे के बारे में बात करें। इनकम टैक्स जो अपील है, अगर बात करें कुछ ऐसे मैटर हैं जहां पर बात करें कि सीरियस फ्रॉड हो रखा है, टैक्स की चोरी हो रखी है, सर्च मैटर की बात की जा रही है, इसी के साथ में इंटरनेशनल टैक्स का कोई इश्यू है, तो इन मैटर में अगर आप लोग बात करें तो इसमें फेसलेस जो काम नहीं करेगा, आप लोगों को वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये थोड़े से हाई लेवल के मैटर हो गए। पर नॉर्मल मैटर में जिसमें कई बार आप लोगों को सताया जाता था, डराया धमकाया जाता था, वो अब नॉर्मल फेसलेस हो जाएगा। टैक्स जो चार्टर है वो एलिब्रेट करता है कि क्या क्या राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पेयर की, और उनको फैमिलियर कराता है इस पर्टिकुलर एरिया से, ताकि इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा बढ़े और इंसान भी अवेयर रहे इन सब चीजों के बारे में कि कैसे कैसे क्या काम करने हैं। नेशनल फेसलेस इनकम जो टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पर ये वो यहाँ पर पर्सनल हियरिंग के बारे में बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है ताकि टैक्स से रिलेटेड मैटर सुलझ सके और लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज याद रखिएगा, विवाद से विश्वास स्कीम रिड्यूस करने के लिए डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स वाली जो फंडा था उसको कम करने की यहां पर बात की थी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत। तो ये भी एक स्कीम है जिसके बारे में याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है नेशनल म्यूनिमेंट अथॉरिटी के बारे में। नेशनल म्यूनिमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो यहां पर बात की जा रही है तो ये श्री जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी उड़ीसा के अंदर है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर बात करें आज के डेट में अगर स्टेट को किसी पर्टिकुलर टेम्पल को अगर सुधारना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है और वो जो है मेंटेन किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहां पर एक ड्राफ्ट जो हेरिटेज बाय लॉ नीड अप्रूवल होगा पार्लियामेंट से, तब जाकर यहां पर जो राज्य है वो काम कर पाएगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट डिमांड कर रही है विड्रोवल ऑफ द बाय लॉ फॉर टेम्पल, ठीक है, ताकि यहां पर जो एक तरीके से इसको और सही लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहां पर जो बेसिकली जो एरिया है भुवनेश्वर वाला, ये आसपास वाला, और इसी के साथ में यहां पर इकरमा जो क्षेत्र एरिया है भुवनेश्वर वाला है, तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो बाय लॉ जो है यहां पर एक तरीके से ये जो लोकल अथॉरिटी है या फिर जो ओबे करती है रूल को उसके हिसाब से देखा जाता है। यहां पर बेसिकली एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स अमेंडमेंट एंड जो वैलिडेशन एक्ट है 2010 का, जो कि मैंडेट करता है यहां पर एक तरीके से कि बाय लॉ आप लोग चीजों को प्रिपेयर करके चलिए। ठीक है, होता क्या है कई बार कई सारी जो पुरानी इमारतें होती है उनको तोड़ फोड़ के उनकी ईंटों तक उठा ली जाती है, तो इसके चलते लोकल एरिया पर डेवलपमेंट करना हो अगर तो उनको यहां पर प्रॉपर एक परमिशन दी जाती है, तो उस परमिशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसको चलते यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा अभी रिसेंटली बात किया गई कि जो वो यहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते थे, जो 12वीं सेंचुरी का श्री जगन्नाथ जो टेम्पल पुरी है जो पुरी के अंदर है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, पर लेकिन जो भी यहाँ पर जो बाय लॉ वाला फंडा है उसकी वजह से यहाँ पर ये इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो सिमिलर हेरिटेज बाय लॉज है यहाँ पर ये, तो उसके लिए बात की जा रही है कि दो टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर जो 13th सेंचुरी का है, एक है यहाँ पर वैष्णवा टेम्पल ऑफ अनंत वासुदेव, ठीक है, दूसरा है शिव टेम्पल, ये है ब्रह्मेश्वर। तो ये यहाँ पर इनको और सही लेवल पर डेवलप करने की बात की जा रही है। 2020 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर, ताकि इसको मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यानी कि एक तरीके से जो लोग घूमने यहाँ पर आते हैं पर्यटन के तौर पर इसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, जगन्नाथ जो टेम्पल है यहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था किंग, यह है अनंत वर्मन चड्डोगंगा देव के द्वारा, इसी के साथ में जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पर ये कनेक्टेड थे। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल को बोला जाता है यहाँ पर यमनिका जो तीर्था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो यम है यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं वो भी यहाँ पर उनकी भी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाती है जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं जहां लॉर्ड जगन्नाथ है। तो ये इसलिए इनको यहाँ पर यमनिका के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यमनिका तीर्था। ठीक है, यानी कि यम की एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कहां पर ये लोकेटेड है, क्या है कंडीशन है और क्यों ये न्यूज में है, तो एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं। रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो जो ये यहां पर निकल कर आ रही है नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के द्वारा स्टार्ट किया गया है कमर्शियल ऑक्शन
कोयले माइनिंग का, ताकि रिवेन्यू शेयर जो है वो उसके बेसिस पर नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो तैयार किया जा सके। नेशनल कोल इंडेक्स जो है ये जून 2020 में इसको रोल आउट करने की बात की गई। प्राइस इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द कोयल इन पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर, यानी कि जो यहां पर ये प्राइस इंडेक्स है ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या चेंज आ रहा है कोयल के प्राइस के अंदर, जो कि फिक्स किया गया था एक बेस ईयर। बेस ईयर लिया गया 2017-18। 2017-18 कंपेयर में क्या कोयले में महंगाई आ रही है, कोयला का जो महंगाई है वो घट रही है, तो इसको बेस रखकर यहां पर ये चेक किया जाएगा। तो प्राइस ऑफ द कोल जो है, ऑल द सेल जो चैनल है यहां पर ये कोयले की इंक्लूडिंग इंपोर्ट जो है, ये यहां पर आज के डेट में ये किसके हिसाब से चलता है, एनसीआई यानी कि नेशनल कोल इंडेक्स को यहां पर ये कंपाइल कर चलेगा, इसके हिसाब से चीजों को चेक किया जाएगा। ऑक्शन क्या हो रहा है उसको भी देखा जाएगा यहां पर, तो डेफिनेशन फॉर्मूले के तहत प्रॉपर काम यहां पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, इसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि सेट किया जा रहा है 5 सब इंडाइसेस, जिसमें 3 जो है वो नॉन कोल कोयले के लिए है, जो नॉन कुकिंग कोयल है, और दो है वो कुकिंग कोयले के लिए है। 3 सब इंडेक्स जो इंडेक्सेस है यहां पर नॉन कुकिंग जो कोयल है, ठीक है, उनमें जो बात की जाती है यहां पर जो कॉम्बिनेशन एक तरीके से जो देखा जा रहा है, तो ये नॉन कुकिंग कोयल के लिए, और 2 सब जो इंडेक्सेस है यहां पर ये बेसिकली जो काम किया जा रहा है ये कुकिंग ऑयल के कोयल के लिए यहां पर काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से सेपरेट नॉन कुकिंग और कुकिंग के लिए आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। कोयला जो मोस्ट सुटेबल फॉसिल फ्यूल माना जाता है, जिससे 55% जो इंडिया एनर्जी की रिक्वायरमेंट आज के डेट में है, और डिवाइडेड ये रहता है 2 टाइप में। एक तो कुकिंग कोयल, कोयला जो सब्जेक्ट है हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन, जो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। जो हीट है वो एक तरीके से हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर अबव 600, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे एक सॉलिड पोरस रेजिड्यू बचता है, जिसको कोल कोक आप लोग बोलते हैं। नॉन कुकिंग कोयल जो है यहां पर इसको बोला जाता है कि कोयला विदाउट कुकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि बस इसको हटा दो तो ये वाला आप लोग का नॉन कुकिंग कोयला हो जाएगा। तो ये कोयले के बारे में बात की जा रही है। कोयला बेसिकली कार्बन ही होता है एक तरीके से, डायमंड भी कार्बन होता है, कोयला भी कार्बन होता है। हमारी कंट्री में आज के दिन में कोयला तो है पर लेकिन वो काफी लो कैटेगरी का हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो हाई कैटेगरी का कितना अच्छा कोयला होगा, जितना अच्छा वो एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हल्का हल्का सा पता होना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी में भी कोयले के बारे में काफी कुछ लिखा है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा यहां पर बोला गया था डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके बारे में। तो रीजन 2015 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री यहां पर बोला गया मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको MOVCDNER बोला गया। तो इसका पर्पज क्या था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया को भी हम लोग कम से कम डेवलप करें और वहां पर भी एक ऑर्गेनिक वैल्यू चेन आप लोग लेकर चलें। स्कीम जो थी यहां पर इसका एनुअल जो एलोकेशन किया गया तो 134 करोड़ रुपए यहां पर लास्ट 5 ईयर में आप लोगों को देखने को मिला, जिसके तहत यहां पर लगभग 74,880 हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया। इसके चलते यहां पर इसको इंक्रीज किया जा रहा है अब यहां पर 2,000 करोड़ रुपए पर ईयर। तो इसके चलते यहां पर जो कवर किया जा रहा है एडिशनल 1 लाख हेक्टेयर को यहां पर कवर किया जाएगा। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यहां पर 3 ईयर के पीरियड के लिए यहां पर बेसिकली फोकस किया जाएगा। एम ये है कि ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग का मॉडल है उसको भी और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल, मान लीजिए एक किसान के खेत में उसने गन्ना उगाना है और यहां पर कोई एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन बोलेगा एक किसान को यार ये सारा गन्ना तुझे मुझे ही दे देना है। स्टार्टिंग में ही यहां पर दोनों के बीच में साठगांठ हो जाएगी और लास्ट तक यहां पर ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, जिसके चलते किसान को गन्ना इसी को देना है। अब आगे प्राइस बढ़े चाहे घटे, इनका फिक्स प्राइस हो गया, अब उसी पे एक काम करेंगे। तो इसके चलते ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की जा रही है फार्मर क्लस्टर, यानी कि जो फार्मर के ग्रुप हैं उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज कंपनी के तौर पर, ताकि एक न्यू ब्रीड आप लोगों को देखने को मिले एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर निकल कर आए हमारे किसानों से। तो ये फोकस किया जा रहा है और यहीं से ही किसानों की इनकम डबल की जाएगी फिर 2022 में। तो ये भी एक टारगेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में क्या बात की जा रही है, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। द लैंसेट जो यहां पर काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड द क्लाइमेट चेंज हाईलाइट जो है यहां पर ये इसके बारे में बात की जा रही है, जिसके चलते जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसको NDC बोला जाता है, तो कैसे उसको लेकर चलना है। पेरिस एग्रीमेंट का जो एम था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोगों को लिमिट करना है, क्या बोल के चला गया समझ लेते हैं। NDC क्या है यहां पर, ये NDC का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि मान लीजिए हम एक परिवार है और उस परिवार में 10 बंदे हैं, तो 10 बंदों को बोला जाए कि अपने अपने लेवल पर आप लोगों को डिटरमाइन करना है कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। एक बोलेगा मैं मार्केट से सब्जी लेकर आ जाऊंगा, दूसरा बोलेगा ठीक है मैं घर में झाड़ू लगा दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं कपड़े धुल दूंगा, चौथा बोलेगा मैं पोछा लगा दूंगा, पांचवा बोलेगा मैं सब्जी बना दूंगा। तो इस तरीके से सबने अपना अपना जो काम था वो डिटरमाइन कर लिया।
पर लेकिन आगे चलकर उसको आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि सारा जब काम कंप्लीट होगा तभी शाम को हम लोग 2 घंटे सेव कर पाएंगे और तभी आगे चलकर हम लोग आगे चाहे तो मूवी देखने चलेंगे। पर लेकिन अगर कोई भी 2 बंदे यहां पर रह जाते हैं, 3 बंदे यहां पर रह जाते हैं, तो फिर हम लोग उसको ढंग से अचीव नहीं कर पाएंगे जो फाइनल टारगेट है हमारा। तो इसके चलते बोला जाता है, पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा बोला गया था कि हम लोग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंट्रोल करना है, पर नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम, हर कंट्री अपने लेवल पर काम करेगी तो ये सिचुएशन सुधर पाएगी। तो इसके चलते एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की जरूरत है, डेडिकेटेडली मॉनिटर करने की जरूरत है क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है, और इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराने की जरूरत है। यानी कि क्या घर में सारे बंदे सही काम कर रहे हैं, तो कोई बाहर का लोग आकर चेक करे, क्योंकि अंदर के तो फिर घपला करेंगे, बोलेंगे नहीं मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, बाहर का कोई आकर देखेगा इसको। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट थे यहां पर ये फोकस करने की बात की जा रही थी, ताकि कमिटमेंट भी लोगों को याद दिलाया जा सके कि उस टाइम पर तुमने बोला क्या था। आज की डेट में बात की जाए अगर यहां पर स्टडी के हिसाब से, तो कंट्री जो है कंसीडर करती है यहां पर 50% के करीब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है एंड 70% के करीब जो वर्ल्ड एमिशन है, ये कुछ कंट्री में से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, यूके और यूएसए। ये 50% तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यहां पर, और 70% वर्ल्ड का एमिशन है यहां पर, इन कंट्री में से निकल कर आता है। तो इसके चलते जो कैरी ऑन द करंट पाथ, अगर हम लोग ये 3 सिनेरियो देखते हैं, एक तो करंट पाथ पर ही चलते रहते हैं, इंक्रीज एफर्ट करना है हम लोग को पेरिस गोल को लेकर ध्यान में रखते हुए, और मोर एम्बिशियस सिनेरियो हम लोग को रखना है ताकि क्लाइमेट चेंज को यहां पर हम लोग कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा भी यहां पर ध्यान देकर चलोगे तो सॉल्यूशन निकल सकता है। तो नेशनली जो डिटरमाइंड प्रोग्राम है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं हम लोग को, ताकि एम्बिशियस हम लोग रियलाइज करें एम्बिशन, और हम लोग इन प्रोजेक्ट के चलते जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो दूसरे ऐसे कंटेंट है उनको डिक्रीज कर सके। और इसी के साथ में एनुअली बोला जा रहा है काफी कुछ हम लोग सेव कर पाएंगे, मिलियंस ऑफ लोगों की जो लाइफ भी हम लोग सेव कर पाएंगे, जो कि पोल्यूशन की वजह से जान भी जाती है। पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट भी कुछ ऐसा ही है 2040 तक का। अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट के चलते जो प्रायोरिटी दी जा रही है, तो 6.4 मिलियन लाइफ जो है यहां पर, वो बोला जा रहा है कि बेटर डाइट मिलने लगी उनको, और 1.6 मिलियन लाइफ जो है वो क्लीन एयर मिलने लगी, और 2.1 मिलियन जो लोग हैं उनको एक जो इंक्रीज जो एक तरीके से एक्सरसाइज पर ईयर जो 9 कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अच्छी डाइट, अच्छी एयर क्लीन मिलने लगी अगर ये सारे टारगेट आप लोग पूरे करके चल पाते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। यानी कहने का मतलब ये जो आप लोगों ने डिसाइड किया, अगर वो भी आप लोग कर लेते ना तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इंडिया जो आज के डेट में कमिटमेंट के बारे में बात करती है अपना, तो वो एबल टू सेव है कि 4.3 लाख लाइफ ड्यू टू द क्लीन एयर, 17.41 लाख जो लाइफ ड्यू टू द बेटर डाइट। तो यहां पर ये इस तरीके से काफी ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट एक एवर यूनिवर्सली जो ऐसा एग्रीमेंट था जो लीगली बाइंडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बारे में बात की गई। तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में थी, जिसमें ये बातें की गई। वेल बिलो 2 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों को यहां पर कंट्रोल करना था, ताकि यहां पर इवन मोर देन 1.5 डिग्री से भी हम लोग इसको नीचे लेकर आ सकें। तो ये टारगेट रखे गए थे, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना ही ज्यादा आप लोगों को ग्लेशियर पिघलते हुए नजर आएंगे। तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में पानी आएगा, तो आइलैंड डूबते हुए नजर आएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर अपनी जनता टिकी हुई है, तो उनका कैसे काम चलेगा, तो वो भी आप लोगों को बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंपैक्ट है, दुनिया भर के इंपैक्ट जब आप लोग काउंट करने बैठेंगे तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट आप लोग यहां पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है ट्रैक्टर के बारे में। सीएनजी का ट्रैक्टर बना दिया भाई साहब डीजल से कन्वर्ट करके। तो इसको बोला जा रहा है कि किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी वाली। ठीक है, याद रखना। कन्वर्जन जो है यहां पर ये बात की जा रही है, ये यहां पर रोमेट टेक्निको सॉल्यूशन, और इसी के साथ में यहां पर टोमेसेटो, ये टोमेसेटो एचएल जो इंडिया है इनके द्वारा यहां पर ये काम किया गया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा यहां पर बेसिकली ये लो कॉस्ट करेगा, क्रिएट करेगा मोर अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में। खासकर बात करें अगर ट्रैक्टर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है सीएनजी में, तो काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में जो ट्रैक्टर है यहां पर ये मोर पावरफुल है, और इसी के साथ में डीजल इंजन के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो ये एमिशन को रिड्यूस करेगा। जो डीजल यहां पर काम करता था 70% टू कंपेयर टू डीजल, सेव करेगा 50% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट जो होगी। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है, प्राइस लेवल जो है वो 77.43 लीटर आप लोगों को देखने को मिलता है, और सीएनजी का क्या है ओनली 42 रुपए पर केजी। तो काफी बड़ा डिफरेंस है यहां पर, तो काफी पैसे भी यहां पर किसानों के सेव हो पाएंगे, तो वो किसानों की इनकम डबल करने का काम करेंगे, ऐसा भी आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में बात, जो कि एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं।
जियोग्राफी से रिलेटेड बात की जा रही है, ये जो उत्तराखंड के अंदर त्रासदी आप लोगों को देखने को मिली, तो यहां पर बात की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रिज्यूम कर दिया गया है एनटीपीसी का, जो तपोवन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट टनल उत्तराखंड के अंदर था, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35 वर्कर जो है उनकी लगभग बोला गया था कि ये ट्रैप यहां पर देखने को मिले थे। तो इसमें काफी कुछ ये देखने को मिलता है। तो कंस्ट्रक्ट जो किया गया धौली गंगा रिवर चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में ये तो कैपेसिटी है इसकी। एनटीपीसी जो है सेकंड हाइड्रो पावर जो है यहां पर अगर बात करें पर्टिकुलर एरिया में, सीवियरली डैमेज यहां पर 7 फरवरी को देखने को मिला था। तो ये देखिए बोला जाता है कि अगर सोलर पैनल अगर ज्यादा यूज किया जाए ना इन पर्टिकुलर एरिया में, जहां जहां ऐसा एरिया है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। वैसे सजेशन है, अगर लिखना भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करी, इसके बाद में देख लेते हैं क्या क्या इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने फूड सिस्टम के बारे में जाना, क्या क्या चीजें थी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में लेटरल एंट्री के बारे में जाना, क्या क्या प्रोज, क्या क्या कॉन्स, क्या क्या चीजें हैं। बॉन्डेड लेबर जो फोर्स लेबर क्या क्या है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इकोनॉमी में हम लोगों ने फेसलेस असेसमेंट अपील के बारे में जाना, जो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट था। श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के अंदर है, इसके बारे में कुछ चीजें समझी। कोल इंडेक्स के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। एग्रीकल्चर के बारे में कमर्शियल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट हेल्थ एंड द क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें समझी। इसी के साथ में सीएनजी ट्रैक्टर की बात हम लोगों ने करी। ज्योग्राफी में हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करी उत्तराखंड के, जो कि धौली गंगा रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए अब यहां पर आपका क्विज है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। VGFSYN, ठीक है, तो ये SYN इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। हमारी रैंक कितनी है 107 कंट्री में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 30 लोगों को ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की एंट्री देने की बात की जा रही है। तो किस पर्टिकुलर जो सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं यहाँ पर ये 15 जो बॉन्डेड लेबर है यहाँ पर गोना डिस्ट्रिक्ट से निकाले गए, किस राज्य के अंदर है यहाँ पर ये। इंडिया जो है उसके द्वारा बोला गया कि मॉडर्न स्लेवरी एंड करेगा, कब तक, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के बारे में बात करती है टैक्स से रिलेटेड। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर बात कर रही है कमर्शियल जो कोयले के ऑक्शन के बारे में, और एनसीआई क्या है ये बताना है। इसी के साथ में इंडिया का जो फर्स्ट एवर जो डिजिटल ट्रैक्टर है, सॉरी डीजल ट्रैक्टर है, उसको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। बाकी रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, जो यहाँ पर कल का आप लोगों का जो भी यहाँ पर क्विज था, देखता हूं कितना याद है, आप लोग कितना भूल गए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में, केस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में 2% के करीब केस जो हैं वो यहाँ पर फाइनल कन्विक्शन तक पहुंचे गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर जो बेसिकली अभी कौन से राज्य के द्वारा विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, उसकी बाउंड्री जो यहाँ पर डिसाइड की गई, ये बताना है। ASIIM क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इंडियन नेवी के द्वारा लार्जेस्ट जो यहाँ पर 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज जिसका नाम था यहाँ पर टोरपैक्स, इसके बारे में बात की थी। इसकी थीम क्या थी आप लोगों को बताना है। TIFAC की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है स्पेशल एड्रेस करते हैं यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजरमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कर, किसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। मुगल गार्डन को जो मुगल एंड द जो इंग्लिश स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलता है, किससे इंस्पायर है ये, तो ये जो इंस्पायर है ये है यहाँ पर पर्शियन चाबार स्टाइल, ठीक है। तो याद रखना ये मुगल गार्डन ओपन हो चुका है, अगर घूमने जाना है तो घूमने जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एंड जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसके बारे में बात की गई। आर्टिकल 87 प्रोवाइड कराता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, तो ये याद रखना ज्वाइंट सेटिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये सेशन मिलकर यहाँ पर स्पेशल जो भी हमारी कंट्री में सेशन खासकर बजट सेशन होता है, और इसी के साथ में बजट सेशन का पहला सेशन। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये होता है जब कोई गवर्नमेंट नई चुनकर आती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन फोरकास्टिंग एंड जो असेसमेंट काउंसिल है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उसने यहाँ पर सक्षम जो बेसिकली जॉब पोर्टल और सीवीड इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की थी थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसका नाम था यहाँ पर ट्रोपेक्स 2021। थीम क्या थी यहाँ पर कम्बैक्ट रेडी क्रेडिबल, इसी के साथ में यहाँ पर कोहेसिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेंशन जो मिशन है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो कि वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कराता है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। इसी के साथ में कर्नाटका के द्वारा विजयनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक दिए बगैर मजा आएगा। लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। जब लाइक करेंगे तो आप लोगों का रोल नंबर भी हो सकता है, उसको रोल नंबर के तरीके से लिख सकते हैं आप लोग कि हाँ ये चीजें आप लोगों ने लाइक की है। और इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए